नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। पॉडकास्ट #जम्मू डूड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे पॉडकास्ट सीरीज को आपने बेपनाह प्यार दिया और इसी प्यार को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपकी फिर से एक बार ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रही हूं जो पीछे रहकर काम बहुत करते हैं और अपने नाम को बनाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। मैं बात आज अलग तरीके से करूंगी। मैं बात करूंगी डांस फॉर्म की, और कथक एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसे करना बहुत ही मुश्किल काम रहता है। और ऐसे में इस कथक को करना सबसे मुश्किल तब हो जाता है जब कोई लड़का इसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो मुद्राएं, वो पोस्चर्स, वो किस तरह से उसको दिखाना, वो एक अलग सा रह जाता है। लड़कियां अमूमन तौर पे जो है कथक बड़ी आसानी से सीख लेती हैं, लेकिन लड़कों के लिए कहीं ना कहीं ये एक टफ जॉब भी रहता है। इसी बात को बड़ी बखूबी तरीके से आगे ले जाते हुए इन्होंने 18 साल से खुद तो कथक सीखा ही सीखा, साथ में बच्चों को भी जो है कथक सिखाया है। तो चलिए मैं आपको अब नाम भी बता देती हूँ। इनका नाम है नृत्यश्री दीपक दत्ता जी। तो बातचीत करते हैं इनके इस 18 साल के सफर के बारे में, किस तरह से इस सफर की तरफ इनका रुझान हुआ। एक्चुअली में ये एक आर्किटेक्ट हैं, लेकिन कथक की तरफ ये किस तरह से मुड़ गए, आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं इन्हीं से। सर, ग्रेटर जम्मू के चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच नीतू मैम एंड ग्रेटर जम्मू का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपके इस पॉडकास्ट में आने का। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, आप आर्किटेक्ट हैं और आर्किटेक्ट बहुत बड़ा एक प्रोफेशन माना जाता है। काफी अगर बात की जाए तो बहुत ही एक डेजिग्नेटेड प्रोफेशन है, लेकिन उसके साथ उसको आप पीछे रखकर आप कथक की तरफ आ गए, आप डांस टीचर बन गए और वो भी कथक टीचर। ये सफर कैसे शुरू हुआ? मैम मैं अमूमन कहता हूँ कि दीपक से नृत्यश्री दीपक बनने की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। अब मैं इकलौता बेटा हूँ घर का, तो एक हर पेरेंट का सपना होता है कि हाँ जी हमें अपने बच्चे को ये बनाना है वो बनाना है। तो मेरे तो शायद पंख कहीं और थे, बट पेरेंट के पापा के डर से मैंने आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग किया। लेकिन उसके बाद हाथ पैर मारने में बहुत पड़े, क्योंकि आर्किटेक्चर इतनी जम्मू में इतना उसका स्कोप नहीं है, तो बाहर मैं जा नहीं सकता था। सो आई ऑप्टेड डांस। मैं सीख तो पहले रहा ही था, लेकिन बाद में जब मैंने एक इवेंट का हिस्सा लिया तो मेरे गुरुजी पंडित नारायण प्रसाद जी, उन्होंने मुझे बोला कि विधिवत शिक्षा लो इसकी, मैं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आपको सिखाऊंगा। बस वहीं से यात्रा शुरू हुई। फिर एकदम से एक नया मोड़ आया और हम परफॉर्मर बन गए। जैसे आपने कहा कि आप 18 साल से इसके साथ जुड़े हुए हैं, आप बतौर अब टीचर के तौर पे आप काम कर रहे हैं, तो कितना टफ रहता है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, लड़कियों के लिए बहुत इजी होता है किसी भी डांस फॉर्म को अपना लेना, क्योंकि उनकी बॉडी पोस्चर्स ही ऐसे होते हैं, उनकी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन लड़कों की बॉडी हार्ड होती है। तो वो मुद्राएं, वो पोस्चर्स लेना, वो डांस सीखना, वो स्टेप सीखना, वो कितना टफ रहता है? बात ये है कि चाहे लड़की है या लड़का है, सीखने में जैसे आप बोल रहे हैं नज़ाकत या बॉडी पोस्चर्स या जेस्चर्स के लिए, तो उसमें दोनों को ही उतना ही अभ्यास चाहिए। फ़र्क इतना है, लड़कियों में जो जन्मजात चीज़ है उसकी वो इतनी कदर नहीं करते, लेकिन लड़कों में वो जब चीज़ डेवलप हो जाती है सीखने के अंतर्गत, तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक रहती है और परफॉर्मेंस में उनकी ग्रेस बहुत ज़्यादा आती है। और जहाँ तक रही कितना टफ है सीखना या सिखाना, तो मैं आपको एक बात कहूँ कि एक बार जब इंसान ठान लेता है कि मुझे वो चीज़ सीखनी है, खासकर डांस फॉर्म जैसे आप शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हो, तो वो अब इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत से ट्रेडमार्क्स नॉट इन जम्मू, बाहर के जैसे हैं लोग, वो जो सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपना नाम कमा रहे हैं, वो लड़कियों से ज़्यादा लड़के ही हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि आप 18 साल से इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, कैसे, मतलब आपका नाम है दीपक दत्ता और फिर आपको एक खिताब मिला नृत्यश्री दीपक दत्ता, तो इसके पीछे की कहानी क्या है? हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल जो रेक कांगड़ा में होता था, स्टार्टिंग में वो एक नेशनल फेस्टिवल था। उसके 3 हिस्से मैंने किए एंड बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड नटराज एंड माय पेरेंट्स मैं फर्स्ट आया उसमें। जब उनका इवेंट इंटरनेशनल हिमालयन कल्चरल फेस्टिवल बना तो उसमें भी मैं हिस्सा बना। फिर ओपन चैलेंज जब कैटेगरी आई तो उसमें था कि या तो मैं उस इवेंट का हिस्सा बनता या उन्हीं के साथ 5 के साथ सेटिस्फाई हो जाता, और अगर मैं उसका पार्टिसिपेट करता हूँ उस पर, तो मेरे पिछले जो थे वो छिन जाते मेरे से। तो डर तो था कि अब कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो फिर उस टाइम पे मैंने एक बहुत चर्चित मूवी थी देवदास, तो उसमें पंडित बिरजू महाराज जी का ही कोरियोग्राफ किया हुआ ढाई शाम रोक लई था, तो मैंने उस पर परफॉर्म किया एंड
Yes, Nrityashree Deepak Datta from Jammu and Kashmir got entitled as Nrityashree at International Himalayan Cultural Festival और वो नाम जुड़ गया उसके साथ फिर अब मेरे बस तब से फिर सफर शुरू हो गया। सफर शुरू हो गया। तो डांस फॉर्म आप सिखाते हैं, लड़कों को सिखाना टफ रहता है या लड़कियों को? लड़कियों को। क्यों? हम जब किसी को सिखा रहे हैं उसको टच भी किया जाएगा, उसकी मूवमेंट्स में सुधार भी किया जाएगा, उसको ठीक से फिनिशिंग जब देनी है या कुछ करनी है, तो जो ये है ना एक माइंडसेट कई लोगों का, ना जी टच नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो एक सोच गंदी उनकी बैठ चुकी है दिमाग में। वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारी वर्क प्लेस पे हमको अफेक्ट कर जाती है। लड़कों को हम सिखा सकते हैं, दैट्स कूल, बट मैं उन चीज़ों से थोड़ा सा हट के सोचता हूँ। सिखाना है तो दोनों को एक साथ सिखाना है। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स होती हैं, बट आई डू बिलीव इन दैट कि एक ट्रस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। सोसाइटी में आज भी एक बहुत बड़ा टैबू है कि लड़के डांस कर रहे हैं, खासकर अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो पेरेंट्स कहते हैं क्या डांस की तरफ तुम लोगों ने जाना है, अपना फ्यूचर बनाओ, गवर्नमेंट जॉब करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या किसी ऐसे प्रोफेशन में जाओ जहां पर तुम्हें नेम फेम के साथ पैसा भी मिले। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि सोसाइटी की तरफ से या पेरेंट्स की तरफ से आपको कुछ इस तरह की रुकावट आई हो? मैम, हमारी जो सोसाइटी है ना वो पिंक एंड ब्लू बॉक्सेस में डिवाइड है। लाइक पिंक फॉर गर्ल जो ब्लू बॉक्स है, एंड जो फीमेल्स के लिए पिंक बॉक्स है। और एक मेल परफॉर्मर जब क्लासिकल हो जाए वो आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है, उसको कुछ और चीज़ों में कनेक्ट कर दिया जाता है। ये गलत, मतलब एक गलत सोच से देखा जाता है। सोसाइटी को ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में, डालने में अपने आप को बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं जब बाहर की बात तो नहीं करता हूँ, हमारा जम्मू ही इन चीज़ों में बहुत पीछे है। एक लड़की कथक की ड्रेस डाल के स्टेज पे जाती है तो हाँ भाई परफॉर्म करती है, बट जब एक लड़का जब परफॉर्म करने जब स्टेज पे जाता है तो वो कुछ अलग ही उसको एक नज़र से देखा जाता है। येस, आई हैव फेस्ड अ लॉट जब मैं अपने अर्ली टाइम्स में था। तो लेकिन अब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, लोग उसको समझ रहे हैं कि हाँ, अगर एक मेल परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कुछ बात तो है। उनके माइंड में वो चीज़ आ गई है कि लॉर्ड नटराज का रूप है। हम जिस भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, उनके हर रूप को मानते हैं, अर्धनारीश्वर को उनको शिव शक्ति का रूप मानते हैं, then why can't we accept a male performer as a classical performer? तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वो स्विच ऑन हो रही है। तो सोसाइटी में जैसे आपने कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, जहां हम लोग कहते हैं ना लड़कियों के लिए ज़माना आज भी वहीं रुका हुआ है। लड़कियों, चाहे हम लोग जितने मर्जी एडवांस हो जाए, पढ़ लिख जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए जो आज से 80s 90s में जितना हार्ड टाइम था, आज भी वही उनको देखना पड़ रहा है। लड़कों के लिए भी कुछ ऐसा है? पहली बात तो ये मैम, जितना मैं मतलब जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ या जहाँ मैंने सराउंडिंग्स देखी हैं, मैंने कभी भी किसी लड़की को फेस होते हुए नहीं देखा, मतलब उनको कोई परेशानी में या नहीं देखा। मैं, हाँ, जब मैं इस लाइन में आया था तो मेरे को बहुत बड़ा एक चैलेंज था मेरे लिए ये, एक मतलब कि मैं उस लाइन में जा रहा हूँ जो मेरा फोटे ही नहीं है, बट हाँ मैंने एज अ चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया। हाँ, मैं लॉर्ड शिवा को बहुत मानता था, मेरी आइडल श्रीदेवी रही हैं, वो तो एक आइकॉन रही हैं, उनके बारे में क्या बात करनी। वो चीज़ ढालते मेरे वो चीज़ें आ गई। मैं आपको बताऊं 2016 में जब वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप का मैं जब हिस्सा बना, एंड लकीली बहुत कम शायद ये बात जानते होंगे कि 2016 में वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप हुई थी, सृष्टि वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप एट वाज हेल्ड एज कन्नड़ा साहित्य परिषद बेंगलुरु। मैं 2 बार रिजेक्ट हुआ उसमें, बिकॉज बहुत ज़्यादा उनकी एक होता है, उनका एक प्रोसीजर होता है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, काउंसलिंग होती है, उसके बाद परफॉर्मेंस का मौका मिलता है। आई गॉट रिजेक्टेड ऑल देयर, बट मैंने कहा चाहे जो मर्जी हो जाए मैं करूँगा। एंड 2016 में जब मैं वो ट्रॉफी लेके अपने घर पे आया था, आई नो दैट कि एक अलग सी एक जोन में था मैं। देन फाइनली मेरे पापा ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये लाइन इतनी बुरी भी नहीं है। और अब क्या होता है कि जब भी न्यूज़पेपर में आता है तो वो मुझे बताते हैं कि बेटा तेरा न्यूज़पेपर में नाम है। जब सोसाइटी अब इसे एक्सेप्ट कर रही है, एग्जैक्टली वो करना पड़ेगा मैम, एक्सेप्ट, सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बच्चे एक बंद मुट्ठी की तरह है मैम, उनका फ्यूचर क्या है? हर कोई बच्चा लता मंगेशकर नहीं बन सकता, हर कोई सुनीता विलियम नहीं बन सकता, हर कोई APJ अब्दुल कलाम नहीं बन सकता, और हर कोई बिरजू महाराज भी नहीं बन सकता मैम। इट्स अ बिटर रियलिटी। के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी भी मिली है कि आपने कथक
और ये जो भारतनाट्यम है उसका फ्यूजन क्रिएट किया है, और आप जम्मू के पहले शख्स होंगे जिन्होंने कथक और भरतनाट्यम का फ्यूजन जो है पहली बार जम्मू में लाया। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा? ये कोविड टाइम की बात है कि स्कूल बंद हो चुके थे, हम सब घर पे थे, वर्क फ्रॉम होम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था बिकॉज उस समय ये ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट था अभी नहीं, नया स्टार्ट हुआ। तो बहुत नोइंग है हमारे एक फ्रेंड हमारे तो मीडिया फर्टर्निटी से ही हैं, देन ही सजेस्टेड मी कि तुम बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट करते। तो मैंने जब स्टार्टिंग में नृत्य शास्त्र जो हमारे भरत मुनि जी का है उसकी बुक्स के बारे में, घुंघरू कैसे बांधें, हमारे आराध्य कौन है, हमारे नवरसाज क्या है, फिर मैंने कहा फिर कथक क्या है, फिर भरतनाट्यम क्या है, बच्चों को मुझे लगा कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा वो अपील नहीं कर पाएगी, मतलब मुझे कुछ नया ऐसे वो डालना पड़ेगा लाइक आइसिंग ऑन द केक, कुछ समथिंग। तो माइंड में आया कि चलो कुछ ट्राई करते हैं। देन मैंने कथक और भरतनाट्यम को थोड़ा सा उसमें मैशअप करने की कोशिश की विद द परमिशन ऑफ माय गुरुज एंड यस वो स्ट्रोक कर गया। वो जैसे ही वो वीडियो जब फ्लैश ऑन हुआ तो वो मतलब इट वाज लाइक अ सेंसेशन कि यार ये कैसे कर रहा है, कैसे हो रहा है, मूव्स कैसे लिए जा रहे हैं, टर्न्स कैसे ले रहा है, घुंघरू की ताल कैसी आ रही है, तत्कार कैसी बज रही है, वो चीज़ लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। और हाँ कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स बढ़ने में उस कथकटम का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो अभी इस टाइम आपके पास लड़कियां ज्यादा स्टूडेंट हैं या लड़के ज्यादा स्टूडेंट? टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों इक्वल स्ट्रेंथ में हैं एंड बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है मैम। बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, अगर चैनल्स की बात की जाए बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे डांस रियलिटी शोज होते हैं। आपने कभी किसी में परफॉर्म करना या किसी में पार्टिसिपेट करने का सोचा? मैंने कभी अपने आप को उस कैटेगरी में रखा ही नहीं मैम, क्योंकि कितना एक मेंटल टॉर्चर, एक मेंटल ट्रॉमा, एक स्ट्रेस जो एक पार्टिसिपेंट, एक परफॉर्मर उस दौरान फेस करता है ना, वो पूरी लाइफ को उसकी अफेक्ट करता है। हमारे कितने ही जो डांसर्स हैं जो ऐसे रियलिटी शोज का हिस्सा बने, अब कहाँ हैं? कोई एक मीडिया पर्सन कोई बता दे कि हाँ वो बंदा इस समय एस्टैब्लिश हो चुका है या उसके शोज आ रहे हैं या वो एक नाम कमा चुका है, ही हैज़ इट्स ओन स्टेबल करियर और अ प्रोफेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो बच्चों को ये मैं खुद उस रास्ते पे कैसे चल जाता? अगर मैं उस रास्ते पे चल जाता, यस मैं क्योंकि मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट का हिस्सा बन चुका था, स्टूडियो राउंड तक पहुंच चुका था, बट जहां मैं जॉब कर रहा था तो वहां से छुट्टी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। या एग्जैक्टली, एंड मैं उस डिसीजन पे बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उस डिसीजन को लेके। एंड रियलिटी शोज का हिस्सा बना, ये भी तो हमारी रियलिटी ही है, हम बच्चों को सिखा रहे हैं मैम। और जब एक टीचर जब बच्चे को सिखाता है ना मैम, तब वो स्टेज पे नहीं होता, उसका अक्स स्टेज पे होता है। और जब वो एप्रिसिएशन मिलती है या क्लैपिंग्स मिलती हैं, सो उससे बड़ा एक रियलिटी हमारे लिए और रियलिटी एप्रिसिएशन हमारे लिए क्या हो सकता है। मैं तो ये सोच के चलता हूँ मैं। डार्क रियलिटी क्या देखते हैं आप इस फील्ड में? डार्क फेस चीज़ों को इतना मेटास्टाइज कर दिया जाता है ना मैम, होता कुछ भी नहीं है, बवंडर बना दिए जाते हैं। एक परफॉर्मर एक मिट्टी से तप के बना होता है। हम अपने आप को अभी तक कहते हैं कि हम सीख रहे हैं, हमारी वो सीखने की उम्र कभी नहीं जाएगी, बिकॉज लास्ट टाइम तक हमारी सीखने की उम्र नहीं जाएगी। बट एक परफॉर्मर या एक जब सिखाने वाला वो क्या एक्सपेक्ट करता है? एक ट्रस्ट। सोसाइटी को वो चीज एक वर्ड समझने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाए, सालों साल लग जाते हैं। मैं शायद रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब आगे जो बनने वाले, अगर कहीं कोई जो इंसान है या कोई जो करियर ऑप्ट कर रहा है, खासकर मेल, अगर वो इस लाइन में नहीं आता है, सबसे बड़ा बैकलॉग यही होगा, ट्रस्ट। कि उसको पता है कि मेल सोसाइटी को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो थोड़ा सा एक माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है। आपकी बात काटना चाहूंगी, अक्सर हमने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा बूम कर रहा है, लोग अपनी वीडियोस बनाकर उसमें डालते हैं। खासकर अगर मैं मेल डोमेन की बात करूं, तो जब मेल कोई भी मेल फीमेल डोमेन में एंटर करता है तो कमेंट्स बड़े नेगेटिव आते हैं, लोगों के बड़े सारे कमेंट्स। हार्डली 100% में से 90% लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट देते हैं, 10% ही लोग ऐसे होते हैं जो बूस्ट करते हैं। उस चीज को आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा रोग क्या करेंगे लोग मैम? और आप ये देखिए ना कि एक
हमारी जो नेगेटिव जो पब्लिसिटी है ना वो हमारे लिए ही पॉजिटिव बन जाती है। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है सोशल मीडिया का, आप ये चीज़ भी देखेंगे, जितना अच्छा होगा वो कम होगा, जो जितना बुरा होगा उसको ज़्यादा उसको फ्लैश ऑन किया जाएगा, उसको ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट। या एग्जैक्टली। और जो उनके नेगेटिव रिमार्क्स हैं ये कहीं ना वो उनके दिमाग की वो दिखाती है सोच, क्या बना है यार, ये क्या दिख रहा है यार, ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है। एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, चौथी बार में ऐसा नहीं यार ही इज़ अ गुड। मैंने खुद फेस किया है इसको। मेरे बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे सर्कल में कि जो पहले उनके विचार कुछ और थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनकी ही वॉल पे अपने वीडियोस को शेयर होते हुए देखा है मैम। सो अच्छा लगता है, मैं उनके कॉम्प्लीमेंट्स को भी हार्टेडली एक्सेप्ट करता हूँ कि जो दिखता है वही दिखता है मैम, बुरा तो कोई वर्ड ही नहीं है हमारे लिए अब। 18 साल के सफर में कभी ऐसा आया कि दीपक दत्ता कथक नहीं किया होता तो शायद एक अच्छे आर्किटेक्ट बने होते, कहीं नाम कुछ और होता, लाइफ कुछ और होती, वो माइंड में कभी आया चीज़ें? अगर मैं ये सोचता तो शायद मैं कभी भी ग्रेटर जम्मू के इस चैनल पे, आपके पॉडकास्ट पे नहीं होता। बिल्कुल सही। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आपने ये गले में जो पेंडेंट डाला हुआ है इसके पीछे की कहानी क्या है? वन ऑफ माई तिबेतन एक फ्रेंड है मेरे वो, एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, एंड वाइल परफॉर्मिंग एक कॉन्सर्ट के दौरान तो वो एज अ गेस्ट थे वहाँ पे, तो उनके गले में था ये। वो बहुत ज़्यादा हैं, एज्ड हैं, आई थिंक ही इज़ राइट नो 110 ईयर्स ओल्ड। तो उन्होंने मुझे ये उतार के दिया, उन्होंने कहा कि अब अपनी एनर्जी को इसमें प्रिजर्व करना कोशिश शुरू कर दो इसको। तो अब जब भी परफॉर्म करता हूँ ये अमूमन मेरे साथ ही रहते हैं ये। चलिए सर, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। कि आपको जरूरत नहीं, बिकॉज आप अपने आप में ही बहुत बड़ी शख्सियत हैं। जिस तरह से आपने अपने आप को संजोया हुआ है, जिस तरह से आप अपने डांस फॉर्म के माध्यम से यहाँ के बच्चों को एक्सपर्ट कर रहे हैं, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो ये थे हमारे साथ नृत्य श्री दीपक दत्ता जी, जिनसे आज हमने अपने पॉडकास्ट #जम्मू-डूड में बातचीत करी। आई एम श्योर आप सभी लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि डांस जो है हमारी रूह से निकलता है, और जब हम डांस करते हैं तो कहते हैं कि डांस करने के बाद जो एक नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है और पॉजिटिविटी को अंदर लाती है। तो आज इसी पॉडकास्ट के माध्यम से हमने बताया कि अब जहां लोग जो है कथक डांस को कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे हैं, क्लासिक डांस को कहीं ना कहीं भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन अब ये फिर से चीजें रिवाइव होनी शुरू हुई हैं, और लोगों का माइंडसेट भी अब कथक डांस को लेकर जो है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि लोगों का ये मानना था कि लड़के नहीं इस चीज को परफॉर्म कर सकते, लेकिन अब वो टैबोइज्म जो है खत्म हो चुका है, और लोगों की विचारधारा भी जो है अब कथक या क्लासिकल डांस को लेकर बदल चुकी है। क्या कुछ आपकी राय है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद। और हाँ, पॉडकास्ट के बारे में बताइएगा जरूर।